नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल का अक्षांश और देशांतर रेखाएं का अध्ययन करेंगे। हमारी कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हमारी एकेडमिक एग्जाम्स में इससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, कई सारे प्रश्न आते हैं। तो आज की कक्षा आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, किस तरह से बनाई हुई हैं, क्या क्या इनके उपयोग हैं, इन सारी बातों के ऊपर रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो आप सब समझें कि पृथ्वी की जो आकृति है, सामान्य रूप से कहा जाता है कि पृथ्वी की आकृति गोल है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है। पृथ्वी की आकृति गोल है, लेकिन गोल थाली भी होती है, गोल बॉल भी होती है, और कई सारे फ्रूट्स जिनमें एप्पल है, मौसमी है, ऑरेंज है, तो उनका नाम भी लिया जा सकता है। तो पृथ्वी किस तरह की गोल है? तो देखिए, पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी का जो ऊपर का और नीचे का भाग है, ये वाला और ये वाला, वो थोड़े चपटे हैं। तो फलों में कहा जाता है कि पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है। किसकी तरह गोल है? नारंगी की तरह, क्योंकि पृथ्वी का थोड़ा सा ऊपर का भाग और ये थोड़ा सा नीचे का भाग, ये कैसे हैं? चपटे हैं। इसका भी एक कारण है कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है, तो ये जो दो भाग हैं, ये वाली जगह, तो इनमें तो क्या है? उभार आ जाता है। पृथ्वी के बीच वाले भाग में तो उभार आ जाता है, तो बीच में से तो थोड़ी हो गई है वो चौड़ी, उभरा हुआ भाग हो गया है, जबकि ऊपर से वो थोड़ी सी दबी हुई हो गई है। मतलब कि पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, जिन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, तो ये दोनों क्या है? थोड़े से चपटे हैं। तो पृथ्वी के आकार के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, जियोइड, GEOID। तो जियोइड टाइप की है पृथ्वी के लिए, ये शब्द विशेष रूप से काम में लिया जाता है। दूसरी बात, हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो देखिए, अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। पहली बात तो ये रेखाएं कहीं पर भी जमीन पर खिंची हुई नहीं है। तो ये अक्षांश और रेखाएं, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं, ये कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक होती हैं। अक्षांश और देशांतर दोनों ही प्रकार की रेखाएं काल्पनिक हैं, जो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए निर्धारित की है, खींची नहीं है, निर्धारित की हैं। इसके बाद हम सबसे पहले बात करें यहाँ अक्षांश के बारे में कि अक्षांश क्या होता है। तो देखिए, इस गोल पृथ्वी पर बीचों बीच में अगर हम भूमध्य रेखा खींचें, बीचों बीच में एक रेखा खींचें जिसको 0 डिग्री नाम दें। क्या नाम दें? 0 डिग्री। तो इस गोल पृथ्वी को ये 0 डिग्री रेखा दो गोलार्धों में विभाजित करती है, जिसे कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला। अक्षांश को परिभाषित कैसे किया जाता है कि भूमध्य रेखा से उत्तर में या दक्षिण में किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में, उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणात्मक दूरी या कोणीय स्थिति क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा पर यहाँ केंद्र से किसी भी स्थान की उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जो कोणात्मक दूरी है, वो अक्षांश कहलाती है। दूसरी बात, भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भी कह सकते हैं, की ओर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा और अक्षांश, इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। मान लीजिए यहां से चांदा रख करके और एक 20 डिग्री का कोण यहां पर हमने नापा, और ऐसे ही एक 20 डिग्री का कोण हमने यहां भी लिया, ये 20 डिग्री का पॉइंट। तो जो बिंदु बनते हैं वो तो कहलाते हैं क्या? अक्षांश।
बिंदु तो क्या कहलाते हैं? अक्षांश। और जब समान बिंदुओं को मिलाते हैं तो बनती है रेखा। समान बिंदुओं को मिलाने पर बनती है रेखा, तो इसे क्या कहते हैं फिर हम? अक्षांश रेखा कहते हैं। ध्यान रखें, बिंदु और रेखा में थोड़ा सा अंतर। बिंदु तो क्या है? पॉइंट है कि किसी स्थान का अक्षांश एग्जैक्ट पॉइंट क्या है। रेखा क्या होती है? समान स्थान वाले समान मान वाले या कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। एक जैसे अक्षांश जिस पर मिलते हैं वो क्या है? अक्षांश रेखा है। फिर इनके संबंध में प्रश्न आता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं और अक्षांश कितने हैं। तो देखिए यहां थोड़ा सा समझना है कि अक्षांश कितने होते हैं और अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। अक्षांश रेखा कितनी होती हैं? तो देखिए यहां पर जब चांदा रखा जाए और उससे कोण बनाया जाए तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक यहां बनेगा और इधर 0 से 90 डिग्री तक यहां बनेगा। तो ये जो होता है ना, ये होता है क्या? 90 डिग्री। जैसे ऊपर की तरफ होगा वैसे भी नीचे की तरफ क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो देखिए अक्षांशों की संख्या कितनी हुई? ये 0 है, इससे ऊपर 90 तक हैं, तो अक्षांश हुए क्या? 90 प्लस नीचे की तरफ कितने हैं? 90 हैं। 0 के बाद तो 1 से लेकर के और 90 तक, तो ये हुए 90। इनके अलावा एक अक्षांश और है और वो क्या है? ये स्वयं 0 डिग्री है। क्या है? ये स्वयं 0 डिग्री है। तो इसके लिए क्या कहेंगे हम? +1। तो इस तरह से अक्षांशों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 181 है। तो अक्षांशों की संख्या होगी 181। अब हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए ये 0 डिग्री एक अक्षांश रेखा है, तो 1 हो गया। उसके बाद 0 डिग्री से ऊपर जाएं तो ये 90 डिग्री जो है ना, ये होता है एक बिंदु, ना कि रेखा। ऐसे ही ये 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? एक बिंदु। हमने बताया कि समान अक्षांश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो जैसे यहां पर मान लीजिए 60 डिग्री है, यहाँ 70 है, अच्छा यहां पर 89 डिग्री है, तो इधर भी 89 है और इधर भी 89 है, तो दोनों को मिलाने वाली क्या खींचेगी? रेखा खींचेगी। लेकिन ये जो 90 डिग्री है ये अपने आप में स्वयं ही है, तो क्या है? ये एक बिंदु है। तो इसलिए इसको रेखा नहीं कह सकते। 90 डिग्री को रेखा नहीं कहा जा सकता। जब 90 डिग्री को रेखा नहीं कहा जा सकता तो रेखाएं कितनी हुई? एक तो ये बीच वाली भूमध्य रेखा हुई और ऊपर 89 होंगी और नीचे भी उसी तरह से कितनी होंगी? 89 होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी जो 90 डिग्री है ये वाला, ये 90 डिग्री वास्तव में रेखा नहीं है, क्या है? एक बिंदु है। तो इस तरह से इनकी कुल संख्या हुई 179। तो याद रखें आप कि अक्षांशों की संख्या तो होती है 181 और अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179। इसके बाद अब बात आती है अक्षांशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए यहां हम पृथ्वी पर देखें तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है ये बीचों बीच वाली है, जिसको हम कहते हैं क्या? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है इस रेखा को? उसके पीछे रीजन है। और विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे भी एक रीजन इसमें विशेष रूप से है। देखिए क्योंकि ये भूमि के इस पृथ्वी के मध्य में है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 तिथियां होती हैं। देखिए एक तो होती है 21 मार्च और एक होती है 23 सितंबर। जब सूर्य इस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है उस स्थिति को कहते हैं क्या? विषुव। उस स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव। तो इसलिए इस रेखा को कहा जाता है क्या? विषुवत रेखा। इस रेखा को कहा जाएगा विषुवत रेखा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो वो है आपकी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या आप कहें कि प्रधान अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो वो कौन सी है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर हम कहें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, प्रधान अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री रेखा को
प्रधान अक्षांश रेखा, प्रमुख अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा इस 0 डिग्री से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री इस तरह से ऊपर जाते हैं और अंत आता है कितने तक? 90 तक। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएंगे, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से ऊपर की तरफ जाते चले जाएंगे। वैसे ही इधर नीचे की तरफ भी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके और 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाओं में हम जाते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है, अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो सब में लगभग बराबर है और ये दूरी है आपके 111 किलोमीटर के आसपास। कितनी है? 111 किलोमीटर। तो अक्षांशों के मध्य दूरी वो कितनी है? 111 किलोमीटर है। मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएंगे तो 111 किलोमीटर, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाएंगे तो 111 किलोमीटर, 3 से 4 जाएंगे तो 111 किलोमीटर। तो सामान्य तौर पर बताया जाता है कि 111 किलोमीटर इनका आपस में, इनका बीच का जो है वो गैप है। इस गैप को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जोन। क्या कहा जाएगा? जोन कहा जाता है, या फिर इसको हम कटिबंध भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो क्या कहें? कटिबंध। अक्षांश रेखाओं के बीच में जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध कहा जाता है। अब हमने बात की कि 111 किलोमीटर दूर होते हैं अक्षांश, प्रत्येक अक्षांश एक दूसरे से 111 किलोमीटर दूर है। तो ये एवरेज है। हमारी एनसीईआरटी की और जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें चलती हैं वो बताती हैं कि थोड़ा सा अंतर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आता है। भूमध्य रेखा के पास में 110.6 और ध्रुवों के पास में 111.6 किलोमीटर इनके बीच दूरी है। भूमध्य रेखा की तरफ तो 110.6 कहते हैं और ध्रुवों की तरफ 111.6 कहते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे 111 किलोमीटर। अक्षांशों के बीच में कितना अंतराल होता है? तो 111 किलोमीटर का अंतराल अक्षांशों के बीच में होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस भूमध्य रेखा से ऊपर जा रहे हैं तो रेखाओं का जो लंबाई है रेखाओं की वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती चली जाती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है ना वो बराबर रहती है। ये बात याद रखनी है। समान दूरी रहने की वजह से इनको समांतर रेखाएं भी कहते हैं। क्या कहा जाता है अक्षांश रेखाओं को? समांतर रेखाएं। अंग्रेजी में इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं। हम बात करें इन अक्षांशों की तो थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचें हम कि ये 3 डायमेंशनल है। तो ये अक्षांश यहाँ से, जैसे ये गोल पृथ्वी है तो घूमना शुरू किया तो पूरा एक अक्षांश, फिर 2 अक्षांश, ऐसे गोल गोल हैं अक्षांश। तो प्रत्येक अक्षांश क्या बनाता है? पूर्ण वृत्त बनाता है। ये याद रखना है, प्रत्येक अक्षांश क्या बनाता है? पूर्ण वृत्त। इसके अलावा इन अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करें कि क्या उपयोग इनके हैं, अक्षांश रेखाएं किस काम में आती हैं। तो देखिए, अक्षांश रेखाओं के विशेष रूप से 2 उपयोग हैं। पहला उपयोग जो है अक्षांश रेखाओं का, बात करते हैं हम, उपयोग। तो देशांतरों के साथ, देशांतरों के साथ मिलकर स्थिति निर्धारण, किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। स्थिति का निर्धारण, लेकिन केवल अक्षांश रेखाओं से काम नहीं चलता, वहां पर हमें देशांतर रेखाओं की भी आवश्यकता होती है। जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मिलती हैं, उनका जो ग्रिड बनता है, उस ग्रिड से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, किसी स्थान की लोकेशन मालूम होती है। जैसे हम भारत के बारे में बात करते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर।
तो इस तरह से जब तक अक्षांश और देशांतर दोनों पता ना हो तब तक स्थान की स्थिति का निर्धारण संभव नहीं है। तो इन दोनों ही रेखाओं के उपयोग है, अक्षांश और देशांतर का, तो क्या, किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना। देखिए दूसरा सबसे बड़ा उपयोग इस अक्षांश रेखा का क्या है, अक्षांश रेखाओं के उपयोग क्या है। तो हम देखें 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, उसके बाद 66.5 डिग्री और नीचे भी 66.5 डिग्री, ये 90 डिग्री और ऊपर वाला भी 90 डिग्री। पृथ्वी को तापीय खंडों में, तापीय कटिबंधों में जिन रेखाओं के द्वारा बांटा जाता है वो अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी के कैसे कटिबंध, ताप कटिबंध। पृथ्वी को तापीय कटिबंधों में किसके द्वारा बांटा जाता है, तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा। ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और इसके नीचे मकर रेखा है। ये जो 66.5 डिग्री दक्षिण वाला है इसको कहते हैं हम क्या, अंटार्कटिक व्रत, और 66.5 डिग्री जो उत्तर वाला है इसको कहते हैं हम क्या, आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत या रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच का भाग है, ये वाला कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। 66.5 डिग्री नीचे की तरफ, 23.5 से 66.5, और यहाँ ऊपर की तरफ ये वाला जो भाग है, मतलब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में, इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद 66.5 डिग्री से ऊपर और 66.5 डिग्री से नीचे, तो यहाँ पर 66.5 से 90 डिग्री तक और ये 66.5 से 90 डिग्री तक, ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है शीत कटिबंध। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कहा जाता है क्या, शीत कटिबंध। तो पृथ्वी के 3 कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। किसके आधार पर, तापमान के आधार पर। तो हमें ये याद रखना है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है उसको कहा जाता है क्या, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से और आर्कटिक वृत्त तक, मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी तक, ये तो क्या है, उत्तरी है, और ये क्या है, दक्षिणी है। भूमध्य रेखा से ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी। तो 66.5 डिग्री उत्तरी तक कर्क रेखा से कहा जाता है क्या, शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री का जो अंटार्कटिक वृत्त है उसके बीच में कहा जाता है इसको क्या, शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ही 66.5 डिग्री से 90 ऊपर और 66.5 डिग्री से 90 ही नीचे, या ध्रुवों तक कहें हम, तो कहा जाता है शीत कटिबंध। तो इस तरह से ये 3 कटिबंध इन अक्षांश रेखाओं की सहायता से बनाए जाते हैं। इसमें ही हमने ये देखा कि प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो कुल मिलाकर के 5 अक्षांश रेखाएं ऐसी निकल करके आई जिनको प्रमुखता से देखा जाता है, जिनमें देखिए नंबर 1 तो आपकी भूमध्य रेखा, नंबर 2 कर्क रेखा, नंबर 3 मकर रेखा, नंबर 4 आर्कटिक व्रत और नंबर 5 अंटार्कटिक व्रत। तो इस तरह से ये 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर को कहते हैं आर्कटिक व्रत और 66.5 डिग्री दक्षिण को कहते हैं हम अंटार्कटिक व्रत। तो आपको याद ये रखना है कि उपयोग क्या है, पेपर में पूछा जाता है विशेष रूप से उपयोग। तो देशांतरों के साथ में मिलकर के ये किसका निर्धारण करती है, कोई स्थान की स्थिति का निर्धारण करती है, और पृथ्वी के तापीय कटिबंधों का निर्धारण भी किनकी सहायता से किया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए अक्षांश रेखाओं की सहायता से किया जाता है। ये अक्षांश रेखाएं याद रखें आप 3 कटिबंधों का निर्माण करती हैं, एक तो उष्ण, दूसरा शीतोष्ण और तीसरा शीत। तीसरा कटिबंध है शीत। उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक है, तो देखिए 0 डिग्री से 23 सही 1/2,
उत्तर व दक्षिण, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में। तो 0 डिग्री रेखा से, इस 0 डिग्री से उत्तर में 23.5 और दक्षिण में 23.5, इसको कहा जाता है क्या? उष्ण कटिबंध। ऐसे ही ये जो शीतोष्ण कटिबंध है वो 23 सही 1/2 डिग्री से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी। यहाँ 23.5 एन से 66.5 एस नहीं है, ये याद रखें आप। दोनों गोलार्ध कहा जाता है क्या? दोनों गोलार्ध। अब 23.5 से 66.5 ऊपर का जो गोलार्ध है वो तो कर्क रेखा से और आर्कटिक वृत्त तक, और नीचे वाला जो है वो मकर रेखा से और अंटार्कटिक वृत्त तक। ये जो शीत कटिबंध है वो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री कहें अपन या ध्रुव कहें, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में। तो इस तरह से पृथ्वी 3 तापीय कटिबंधों में बांटी जाती है अक्षांश रेखाओं के द्वारा। इसके अलावा इन अक्षांश रेखाओं के संबंध में एक सवाल आता है आपकी परीक्षाओं में कि इनके एंटीपोडल पॉइंट क्या होते हैं। मतलब कोई अक्षांश रेखा जो आपको सामने यहां दिखाई दे रही है, मान लीजिए 40 डिग्री, एक अक्षांश रेखा खींचते हैं हम 40 डिग्री की, एक 40 डिग्री की कोई अक्षांश रेखा है। इस 40 डिग्री की अक्षांश रेखा के ठीक पीछे कौन सी अक्षांश रेखा होगी, इस तरह का एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, वहां पेपर में दिया होगा कि ये 40 डिग्री एन है या 40 डिग्री एस है। मतलब या तो उत्तर की तरफ वाला है, नॉर्थ की तरफ वाला है, या फिर साउथ की तरफ वाला है। तो आपको क्या करनी है? केवल दिशा चेंज करनी है। जैसे 40 डिग्री का एंटीपोडल होगा, या 40 डिग्री का विपरीत अक्षांश होगा, या प्रतिव्यासत होगा। कई बार शब्द काम में लेते हैं प्रतिव्यासत, प्रतिव्यास, प्रतिव्यासत, एंटीपोडल, प्रतिव्यासत, एंटीपोडल, या विपरीत अक्षांश कहें अपन सीधा, विपरीत अक्षांश। तो आपको केवल दिशा बदलनी है। अगर 40 डिग्री उत्तरी दे रखा है तो आपका आंसर होगा 40 डिग्री दक्षिणी, और अगर 40 डिग्री दक्षिणी दे रखा है तो आपका आंसर होगा 40 डिग्री उत्तरी। तो इस तरह से एक सवाल इस तरह का एंटीपोडल वाला भी आपसे पूछा जाता है। मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश है, यह है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और आपसे पूछा जाएगा इसका एंटीपोडल या प्रतिव्यासत बताइए, तो आपका आंसर होगा दक्षिणी है, तो आपका आंसर होगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस तरह से ये अक्षांश रेखाओं का उपयोग है, अक्षांश रेखाओं से संबंधित तथ्य हैं। आगे अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं के संबंध में कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। बीचों बीच में उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो रेखा मिलाती है उसको कहा जाता है क्या? ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। जैसे अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती थी, वैसे देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। लेकिन इनमें एक बड़ी भिन्नता ये है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो सारी अलग अलग जगह से शुरू होती थी, जबकि देशांतर रेखाएं हैं वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर के और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, एक ही जगह पर आकर के सारी देशांतर रेखाएं मिलती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं देशांतर की कि देशांतर क्या है। तो ग्रीनविच रेखा से, कहां से? ग्रीनविच रेखा से। देखिए इस ग्रीनविच रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा। और ये 0 डिग्री रेखा भी है। क्या है ये? 0 डिग्री रेखा भी है। 0 डिग्री देशांतर है ये, ठीक है। ये वाली रेखा 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। अब इस 0 डिग्री देशांतर से पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्व या पश्चिम की ओर किसी स्थान का जो कोणीय मान होता है 0 डिग्री देशांतर से पूर्व या पश्चिम की ओर, पूर्व या
पश्चिम की ओर किसी स्थान का कोणीय मान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है देशांतर। अक्षांश की तरह ही समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान देशांतर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी देशांतर रेखा। मान तो कहलाता है देशांतर, और समान मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी। दोनों में थोड़ा अंतर है। समान कोणीय मान वाले स्थान तो देशांतर है, और समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। अब ग्लोब पर देशांतर रेखाएं इस तरह से खींची जाती हैं। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं को इस तरह से दर्शाया जाता है। एक चित्र के, एक फोटोग्राफ के माध्यम से मैं आपको ये बताता हूं कि देशांतर रेखाएं किस तरह से खींची जाती हैं। यहां आप देख सकते हैं, देशांतरों की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। इन देशांतर रेखाओं में यहां ऊपर और नीचे ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों ध्रुव हैं, और दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए ये सारी देशांतर रेखाएं खींची जा रही हैं। अक्षांशों की बात की थी हमने, तो अक्षांश रेखाएं क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से ये सारी अक्षांश रेखाएं खिंची हुई हैं। ये भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो क्या है? अक्षांशों की लंबाई जो है वो कम होती जाती है। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि अक्षांशों के सबके बीच में जो गैप है वो बराबर है, जबकि इन देशांतरों में देखें तो सबसे ज़्यादा गैप कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा गैप होगा कहाँ पर? इस जगह पर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा के पास में इनके बीच की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं के मध्य का जो अंतराल है वो कम होता चला जाता है। तो ये एक तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बताने वाला चित्र है कि अक्षांश रेखाएं तो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। तो ये देशांतर रेखाओं का चित्र है कि कैसे ध्रुव से शुरू होकर के और ध्रुव तक जाती हैं, और बीच में सबसे ज़्यादा चौड़ाई होती है। आगे बात करता हूँ इसके बारे में, कितनी चौड़ाई रहती है। तो आप देशांतर और अक्षांश के बारे में याद रखें कि पूर्व से पश्चिम खींची जाए वो तो अक्षांश है, और उत्तर से दक्षिण खींची जाए वो देशांतर हैं। तो 0 डिग्री रेखा जो है, इसको एक थोड़ा अलग रंग दे देते हैं जिससे अच्छे से दिखाई देती रहे। ये 0 डिग्री है। अब इस 0 डिग्री से पूर्व में और पश्चिम में किसी स्थान की कोणीय स्थिति जो होती है वो कहलाती है देशांतर, और समान कोण वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो कहलाती है क्या? देशांतर रेखाएं। और ये देशांतर रेखाएं जब इस तरह से खींची जाती हैं तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? दीर्घवृत्तीय होती हैं। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? दीर्घवृत्तीय होती हैं। मतलब कि पूरी गोल नहीं होगी, दीर्घवृत्तीय होंगी जब आप यहाँ से सामने से इनको देखोगे। एक्चुअल में ये देशांतर रेखाएं हम कैसे खींच सकते हैं? मान लीजिए एक गोला बनाइए, यहां पर एक बिंदु है, यहां से चारों तरफ कोण बनाइए, और ये चारों तरफ जो कोण बनेंगे इस जगह से, ये देशांतर रेखाएं हैं। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो समझ में आता है, तो ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। तो इस तरह से ये उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव से नीचे की तरफ आती हुई, उत्तरी ध्रुव ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई, ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं जो चारों तरफ बिखरी हुई हैं। अब बात आती है कि इनकी संख्या कितनी है देशांतरों की। तो देशांतरों की संख्या और देशांतर रेखाओं की संख्या में क्या कोई अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो अक्षांश में तो ध्रुव था, तो ध्रुव बिंदु के रूप में थे, कोई भी अक्षांश बिंदु के रूप में नहीं है, क्योंकि समान अक्षांश वाले स्थानों को देशांतर रेखाएं मिला रही हैं। तो दोनों तरफ, इधर तो पूर्व और इधर पश्चिम, मैं यहां ये क्लियर कर देता हूं। ये पश्चिम, तो भूमध्य, ये जो ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ 180 डिग्री अक्षांश होते हैं। कितना होते हैं? 180 डिग्री। 1 2 3 4 ऐसे करके ये लास्ट कितना है? 180 डिग्री है। ऐसे ही यहां पर से इधर ये लास्ट कितना है? 180 डिग्री है। अब देखिए, मैंने कहा
कि सारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो दीर्घवृत्त बनाती हैं, लेकिन एक ऐसी अक्षांश रेखा भी है जो पूर्ण वृत्त बनाती है और उसे कहते हैं हम क्या, 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। ये क्या बनाती है? पूर्ण वृत्त बनाती है। याद रखें, सभी देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती, सभी देशांतर रेखाएं दीर्घवृत्ताकार हैं, दीर्घवृत्त बनाती हैं, जबकि केवल 180 डिग्री अक्षांश रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। देखिए कैसे कि ये 180 डिग्री की अक्षांश रेखा है जो चारों तरफ से इस तरह से घूम रही है और निर्माण कर रही है 180 डिग्री देशांतर का। अब इनकी संख्या की बात आती है तो अपने आप में ये 0 डिग्री 1 हो गया, अपने आप में यहाँ 0 डिग्री 1 हो गया, 360 होंगे टोटल क्योंकि 180 इधर और 180 इधर। तो देखिए एक तो हो गया 0 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री और उसके बाद 180 डिग्री। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि 180 डिग्री की जो रेखा है वो पूरी अपने आप में एक ही रेखा है। ये तो चूंकि दीर्घ वृत्त हैं तो अलग अलग वृत्त हैं, ये एक ही रेखा है पूरी की पूरी। ऐसे कैसे पूरा पूर्ण वृत्त है तो होनी तो कितनी चाहिए? 361। कितना होना चाहिए? 361। लेकिन चूंकि ये एक पूरी एक ही हो गई, इधर वाली भी और इधर वाली भी, तो इसलिए एक रेखा कम हो गई क्योंकि ये पूर्ण वृत्त बना तो इसको एक ही रेखा माना जाता है। जब एक ही माना जाएगा तो फिर ये कितनी होंगी? टोटल 360 होंगी। तो देशांतरों के बारे में हम ये याद रखें कि देशांतरों की जो कुल संख्या है वो 360 होती है और देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 होती है क्योंकि ये कॉमन होती है। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो 0 डिग्री है इसको, ये जो 0 डिग्री वाली रेखा है इसको ग्रीनविच नाम क्यों कहते हैं? तो 1884 में 1884 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था और उस समय कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी ढलता नहीं है, मतलब दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ब्रिटेन का अधिकार था। तो ब्रिटेन के जो विद्वान थे उन्होंने लंदन शहर के पास में ग्रीनविच नाम की जो जगह है वहाँ पर एक वैद्यशाला थी, वहाँ पर वैद्यशाला थी और ग्रीनविच वैद्यशाला में बैठ करके इसका निर्धारण किया और उस रेखा को वहीं से गुजारा, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा उसी को बताया, तो इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं आगे और देशांतर रेखाओं के बारे में कि क्या मामला इनका है। देखिए आपको एक चीज मैं बता चुका कि अगर भूमध्य रेखा खींच दी जाए तो देशांतर रेखाओं की सबसे ज़्यादा जो दूरी है, बीच का जो अंतराल है, वो भूमध्य रेखा के पास रहता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं इनका अंतराल कम होता जाता है। तो हमें थोड़ा सा ये याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर इनका अंतराल कितना रहता है। तो जितना अक्षांशों का अंतराल था लगभग उतना ही अंतराल रहता है। देखिए 111.32 किलोमीटर का अंतराल भूमध्य रेखा पर रहता है। हम अगर जानना चाहें, ये तो हम बात कर रहे हैं कहाँ पर? 0 डिग्री अक्षांश पर। अगर हम इस दूरी को, इस गैप को बताना चाहें 45 डिग्री पर या 70 डिग्री पर, तो उनके बारे में भी एक आध फैक्ट्स हैं। जैसे 45 डिग्री पर तो इसमें 79 डिग्री, 79 किलोमीटर, कितने पर? 45 डिग्री पर। और 80 डिग्री पर जाकर के इनके बीच का जो अंतर है, इन देशांतर रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो 19 किलोमीटर हो जाता है। तो आप अगर याद रखना चाहें तो इसे भी याद रखें। सबसे पहली बात तो ये कि देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक अंतर कहाँ रहता है? तो भूमध्य रेखा पर रहता है, विषुवत रेखा पर रहता है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल कम होता चला जाता है। भूमध्य रेखा पर रहता है 111.32, 45 डिग्री पर 79 और 80 डिग्री पर मात्र 19 किलोमीटर। और जब हम ध्रुवों पर जाएं, 90 डिग्री पर जाएं, तो इनके बीच का जो अंतराल है वो कितना हो जाता है? 0। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं जाकर के और ध्रुवों पर मिल जाती हैं। यहाँ पर इन अंतरालों को क्या कहा जाता है? देशांतर और अक्षांश रेखाओं का, अक्षांशों का बताया था हमने कि जोन, और देशांतरों के अंतराल को कहा जाता है गौर या गोरे, GORE, गौर कहा जाता है। तो पेपरों में पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं के मध्य कितना अंतराल होता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक 111.32, 45 डिग्री पर 79, 80 डिग्री पर 19 और ध्रुवों पर 0। और इनके अंतराल को क्या कहा जाता है? तो गौर कहा जाता है।
यहाँ हम देख रहे हैं और बार बार मैं बात भी कर रहे हैं कि जो सभी देशांतर हैं किसको छोड़ करके, केवल 180 डिग्री को छोड़ करके ये दीर्घ वृत्त बनाते हैं, लेकिन विपरीत वाले भाग में जाकर के ये किसकी रचना करते हैं, तो पूर्ण वृत्त की रचना करते हैं। अब इसी तरह जैसे अक्षांश रेखाओं का हमने प्रतिव्यासत निकाला था, जैसे मान लो 40 डिग्री कोई अक्षांश है उत्तरी, इसका प्रतिव्यासत बताइए, तो इसका प्रतिव्यासत क्या था, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश था। ऐसे ही देशांतर रेखाओं का भी प्रतिव्यासत निकाला जाता है। देशांतर रेखाओं का प्रतिव्यासत कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। जैसे देखें ये कोई 70 डिग्री देशांतर है, 70 डिग्री इधर क्या होगा, ईस्ट, क्योंकि ये बीच वाली जो रेखा है वो क्या है, ग्रीनविच रेखा, इधर वाला ईस्ट और इधर वाला वेस्ट। तो यहाँ पर 70 डिग्री ईस्ट है। आपसे पूछा जाए कि 70 डिग्री देशांतर का विपरीत देशांतर बताइए, तो इसका एक सीधा सा तरीका है कि दिशा नहीं बदलेगी, उसमें तो दिशा बदलती है, अगर उत्तर दे रखा है तो दक्षिण है, और दक्षिण दे रखा है तो उत्तर है, संख्या सेम रहेगी। जबकि यहाँ क्या होगा, आप 180 में से उसको घटा दीजिए, 70 का पूछा है तो 180 में से 70 गया तो बचेगा क्या, 110 डिग्री। क्या बचेगा, 110 डिग्री, दिशा सेम रहेगी, ईस्ट ही रहेगी। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रतिव्यासत या विपरीत देशांतर क्या होगा, एंटीपोडल क्या होगा, तो वो होगा आपका 110 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस तरह से अब एंटीपोडल किसी का भी याद कर सकते हैं। यहाँ जैसे 110 डिग्री का पूछ लिया जाए, 110 डिग्री अब ये इधर क्या है, वेस्ट है, तो 110 वेस्ट का पूछा तो 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री वेस्ट, 70 डिग्री वेस्ट, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका उल्टा ये हो गया और इसका ये हो गया, ये आपको याद रखना है। देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे अक्षांशों का उपयोग था, तो एक उपयोग तो हम अक्षांशों के साथ ही बात कर चुके थे कि देशांतर रेखाएं किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करती हैं। पेपर में जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के उपयोग आते हैं, इनमें से कौन सा है नहीं है उस तरह का प्रश्न आ जाता है। तो एक तो स्थिति के निर्धारण में काम आता है। देशांतर रेखाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग है, वो क्या है कि समय का निर्धारण करती है। देशांतर रेखाओं से हम किसका निर्धारण करते हैं, समय का। ये एक महत्वपूर्ण उपयोग है। पूरे विश्व का जो समय है वो देशांतर रेखाओं से ही निर्धारित होता है। तो समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके बारे में एक अलग क्लास में बात करेंगे कि देशांतर रेखाओं में समय का निर्धारण किस तरह से होता है, देशांतर रेखाओं के द्वारा कैसे हम समय का निर्धारण करते हैं। थोड़ी सी एक हिंटलाइन ये कि ये जो बीचों बीच में ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा से इधर की तरफ मतलब पूर्व की तरफ और इधर मतलब पश्चिम की तरफ, मतलब कि पश्चिम की तरफ हम जाते हैं तो यहां तो 4 मिनट समय में 4 मिनट का, और यहां पर समय में 4 मिनट, दोनों जगह ही 4 मिनट। लेकिन जब इस रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय में वृद्धि होती है कितने की, 4 मिनट की, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय में कमी होती है कितने की, 4 मिनट की। ऐसे समझें हम कि यहाँ पर 12 बजे हुए हैं तो यहाँ पर 12:04 है 1 डिग्री पर। जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाते हैं प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट ज़्यादा होती जाती हैं। इसीलिए तो भारत 82.5 डिग्री पर है और भारत का समय जो है वो इस ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि हर डिग्री पर कितना बढ़ती हैं, 4 मिनट। ऐसे ही जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट कम होता जाता है। जैसे यहाँ पर अगर 12 बजे हुए हैं तो इस तरफ 11:56 हो रहे होंगे उसी समय, 1 डिग्री जाते ही, 2 डिग्री जाते ही और 4 मिनट कम, 11:52 और फिर 4 मिनट कम, तो प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट इधर कम होते हैं और इधर बढ़ते हैं। पूर्व की तरफ बढ़ते हैं और पश्चिम की तरफ कम होते हैं। कहाँ से, इस ग्रीनविच लाइन से, जो लंदन की रॉयल वेधशाला जो है ग्रीनविच की, वहाँ से निकाली गई है। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ये स्थित है। तो इस तरह से ये बात हुई आपकी देशांतर रेखाओं की। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, तो इसके बारे में ये डायग्राम आप देखें, यहाँ पता चलेगा आपको कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बना हुआ है और उस जाल को कहते हैं हम ग्रिड। ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जा रही हैं
इस तरह से ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींची जा रही हैं, ये तो कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश हैं। जबकि ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही हैं, ये रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं हैं। क्या हैं ये रेखाएं? तो देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ये जो जाल बनता है, ये जो जाल जैसी जगह बनती है, इसको कहा जाता है क्या? ग्रिड। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। आप याद रखें, अक्षांशों के बीच का जो अंतराल होता है उसको तो कहते हैं जोन, देशांतरों के बीच का अंतराल होता है उसे कहते हैं गोरे, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को कहते हैं ग्रिड। तो इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित लगभग सभी प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं और ये यहाँ पर पूरा होता है। अगली क्लास में हम समय का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके संबंध में बात करेंगे। थैंक यू।